नमस्कार। आज हम हाल की कुछ बेहद महत्वपूर्ण घटनाओं पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। जी हाँ। रूस वो ऐतिहासिक इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस मतलब INF संधि उससे हट गया है। हाँ, और ये मतलब शीत युद्ध के बाद की दुनिया में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है। बिल्कुल, और ये सब हुआ तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती का ऐलान कर दिया। रूस के साथ तनाव तो पहले से ही बढ़ा हुआ था। सही बात है, और उसी दौरान भारत और अमेरिका के बीच भी वो रूसी तेल को लेकर थोड़ी तनातनी बढ़ गई। हाँ, तो हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि 1 से 6 अगस्त 2025 के बीच ये जो कुछ दिन थे, इनमें क्या हुआ, कैसे वैश्विक सुरक्षा का समीकरण बदला और खासकर भारत के लिए इसके क्या मायने निकले। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो शुरुआत हुई 1 अगस्त से, है ना, जब ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियां उन्हें उपयुक्त क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। अर्थात जब पनडुब्बियों की इस तरह की हलचल को सार्वजनिक किया गया। आमतौर पे ये बहुत गोपनीय रखा जाता है। हाँ, ये तो मतलब एक तरह से रणनीतिक चुप्पी तोड़ने जैसा था जो सालों से चली आ रही थी। बिल्कुल, काफी असामान्य कदम था ये। हालांकि रूस ने सीधे तौर पर तो कोई बहुत तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी तुरंत, लेकिन क्रेमलिन ने ये जरूर कहा कि परमाणु बयानबाजी में थोड़ा संयम बरतना चाहिए। अच्छा। लेकिन फिर 4 अगस्त को मामला और गर्मा गया, जब ट्रंप ने भारत पर वो टैरिफ लगाने की धमकी दी, रूसी तेल खरीदने को लेकर। हाँ, बिल्कुल, भारी टैरिफ की धमकी। और भारत का जवाब वो भी तो काफी तेज था, सुना है उसी रात आया। जी हाँ, बिल्कुल। भारत ने देर रात काफी तीखा जवाब दिया और उन्होंने पश्चिमी देशों के वो जो दोहरे मापदंड हैं उनको सीधा उजागर किया। अच्छा, कैसे? उन्होंने बताया कि देखिए, यूरोपीय संघ वो अकेले 2024 में रूस के साथ करीब $67.5 बिलियन का व्यापार कर चुका था। अरे बाप रे, 67.5 बिलियन। हाँ, और अमेरिका वो खुद रूस से क्या ले रहा था? यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड जो परमाणु ऊर्जा के लिए जरूरी है, पैलेडियम, उर्वरक, ये सब अमेरिका खुद खरीद रहा था 2024 में ही करीब $3.5 बिलियन का। ओह, तो भारत ने ये पॉइंट आउट किया। जी हाँ, और ये भी याद दिलाया कि पहले तो अमेरिका खुद ही भारत को कहता रहा है कि भाई वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने के लिए आप रूसी तेल खरीदते रहो। वाह, मतलब अपना स्टैंड काफी मजबूती से रखा भारत ने। बिल्कुल, और इसी गहमा गहमी के बीच 5 अगस्त की सुबह अगले ही दिन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वो मॉस्को पहुंचे उच्च स्तरीय रक्षा वार्ता के लिए। हाँ, टाइमिंग तो काफी अहम लगती है। बहुत अहम। और फिर उसी दिन दोपहर तक वो खबर आ गई जिसने सबको चौंका दिया कि रूस INF संधि से हट गया है। जी, रूस ने कहा कि अमेरिका फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया में मिसाइलें तैनात कर रहा है, नेटो की नीति रूस विरोधी है, ये सब कारण बताए। ये INF संधि, थोड़ा इसके बारे में बताएं, ये थी क्या? हाँ, देखिए, ये 1987 में साइन हुई थी जी। रेगन और गोर्बाचोव के बीच। बहुत ऐतिहासिक संधि थी। ओके। हाँ। इसने क्या किया कि जमीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलें, मतलब जिनकी रेंज 500 से 5500 किलोमीटर के बीच थी, पूरी रेंज, हाँ, उस पूरी श्रेणी को ही खत्म कर दिया था। दोनों पक्षों ने मिलकर मेरे ख्याल से 2692 मिसाइलें नष्ट की थी। इतनी सारी? जी हाँ। तो इसका टूटना मतलब यूरोप और एशिया में फिर से हथियारों की दौड़ का खतरा और परमाणु तनाव का बढ़ना जाहिर है। ये तो वाकई बहुत गंभीर बात है। मतलब शीत युद्ध के बाद जो एक व्यवस्था बनी थी वो हिल गई पूरी तरह। हाँ, कह सकते हैं। हथियार नियंत्रण का ढांचा एक तरह से चरमरा गया, और इसी माहौल में अमेरिका के अपने रवैये पर भी सवाल उठे। वो दोहरे मापदंड वाली बात। हाँ, वो निकी हेली ने भी कुछ कहा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने ट्वीट किया कि देखिए, चीन वो तो भारत से ज्यादा रूसी तेल खरीद रहा है 2024 में करीब 62.6 बिलियन का, जबकि भारत 52.7 बिलियन का। अच्छा। हाँ, चीन ज्यादा खरीद रहा था, जो अमेरिका का सहयोगी माना जाता है, उसे धमकी मिल रही थी। ये तो अजीब बात है। और फिर जब ट्रंप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि भाई अमेरिका खुद भी तो रूस से इतना कुछ खरीद रहा है, जनवरी 2022 से देखा जाए तो $24.5 बिलियन का आयात हुआ था यूरेनियम, उर्वरक वगैरह का। तो उन्होंने क्या कहा? उनका जवाब था, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे जांच करनी होगी। एक तरह से टाल दिया। अच्छा, जबकि फैक्ट ये है कि आयात जारी था, कानूनी रास्तों से या छूट से। जी हाँ, बिल्कुल। खासकर यूरेनियम और पैलेडियम जैसी अहम चीजें थी, वो तो लगातार आ रही थी। तो कुल मिलाकर इन कुछ दिनों की घटनाओं का असर क्या हुआ वैश्विक स्तर पर और भारत पर? देखिए, वैश्विक स्तर पर तो सीधी सी बात है, हथियारों की होड़ का खतरा बढ़ गया, परमाणु नियंत्रण व्यवस्था लगभग खत्म हो गई, अनिश्चितता बढ़ गई है। और भारत पर आर्थिक असर? हाँ, तत्काल आर्थिक असर दिखा। रुपया रिकॉर्ड नीचे चला गया, शेयर बाजार गिरे, निफ्टी, सेंसेक्स सब नीचे। और ये अनुमान लगाया गया कि अगर रूसी तेल वाकई बंद करना पड़ता तो भारत का आयात बिल शायद 9 से 11 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकता था। ओह, मतलब जीडीपी ग्रोथ पर भी असर पड़ता? निश्चित रूप से। और रणनीतिक मोर्चे पर अगर देखें तो चीन और पाकिस्तान से मिसाइल का खतरा सैद्धांतिक रूप से बढ़ गया, क्योंकि अब उन पर INF जैसी संधि का कोई बंधन नहीं रहा। हालांकि वो पहले भी संधि में नहीं थे, लेकिन माहौल बदल गया। सही बात।
और वो S-400 डील, उस पर दबाव। हाँ, भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। उस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का दबाव बढ़ने की आशंका और बढ़ गई। लेकिन दूसरी तरफ एक सकारात्मक बात भी हुई भारत के लिए। वो क्या? भारत की जो रणनीतिक स्वायत्ता है, मतलब अपने फैसले खुद लेने की क्षमता, वो सही साबित हुई। भारत ने अमेरिकी दबाव झेला और अपनी बात पर, अपने हितों पर कायम रहा। तो हम कह सकते हैं कि अगस्त 2025 के जो शुरुआती कुछ दिन थे, ये शीत युद्ध के बाद की व्यवस्था के अंत का एक तरह से प्रतीक बन गए और महाशक्ति प्रतिस्पर्धा का एक नया, शायद ज्यादा अनिश्चित दौर शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। परमाणु नियंत्रण का ढांचा तो बिखर ही गया है। दुनिया एक अस्थिर बहुध्रुवीय व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है, ऐसा लगता है। और भारत ने इस पूरे प्रकरण में जिस तरह अमेरिकी दबाव का सामना किया, हाँ, उससे न केवल उसकी रणनीतिक स्वायत्ता की साख बढ़े, बल्कि रूस जैसे जो पारंपरिक भागीदार हैं, उनके साथ संबंध और गहरे हुए। ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है वैसे कि इस नए बहुध्रुवीय परमाणु युग में, जहां बड़ी शक्तियों के बीच टकराव बढ़ रहा है, आर्थिक दबाव हैं, वहां भारत जैसी जो मध्य शक्तियां हैं, वो अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को कैसे बनाए रखेंगी? हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद आने वाले वक्त में ही मिलेगा। ये देखना होगा कि भारत और अन्य देश इस नई हकीकत से कैसे निपटते हैं। बिल्कुल, ये आगे देखने वाली बात होगी।